हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। एकलव्य शिक्षक भर्ती में आपका जो हॉस्टल वार्डन में नॉलेज ऑफ एक्ट के टॉपिक रह गए हैं, तो उसमें आज हम बाल मृत्यु दर और जेंडर रेशियो यानी कि लिंग अनुपात के चैप्टर के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये घटना चक्र के क्वेश्चंस हो रहे हैं। इसके बाद आपके जितने भी नॉलेज ऑफ एक्ट में घटना चक्र के चैप्टर्स हैं, उन सभी के वीडियोज़ कंप्लीट हो गए हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के जो आपके क्लासेस हैं वो कल से हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो उनको भी देखिएगा ज़रूर, क्योंकि इसके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से कराया जा रहा है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की कि शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रति 1 लाख जीवित जन्मे बच्चों में से 1 वर्ष या उससे कम आयु में मर गए शिशुओं की संख्या, या प्रति 100 जीवित जन्मे शिशुओं, या 1000। तो हमें पता है कि जब भी हम किसी की दर निकालते हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, ठीक है, या फिर शिशुओं की, तो वो 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में 1 वर्ष या उससे कम आयु में मर गए शिशुओं की संख्या होती है, ठीक है। 1000 में ही महिलाओं को भी निकाला जाता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, बाल मृत्यु दर क्या है। बाल मृत्यु दर क्या है यहाँ पर, तो अभी हम बात कर चुके हैं कि प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 5 वर्ष की आयु तक पहुँचने से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या। तो ये जो आयु दी गई है ना, इसको भी याद रखिएगा कि पूछ लेते हैं कितने आयु तक के बच्चों की बाल मृत्यु दर निकाली जाती है, तो 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट है, प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 दिनों के दौरान मरने वाले बच्चों की संख्या का वर्णन करने हेतु किस शब्द का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर 28 दिनों की बात हो रही है, तो शिशु मृत्यु दर होती है कि नवजात मृत्यु दर होती है, मातृ मृत्यु दर होती है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर होती है, क्योंकि 28 दिन की बात कर रहे हैं। और भाई शिशु मृत्यु दर कितनी होती है, 5 वर्ष की होती है, ठीक है। तो 28 दिन यानी कि वो नवजात मृत्यु दर हो गई, समझ गए। 28 दिन अगर पूरे नहीं किए हैं, 28 दिनों के अंदर की बात हो रही है, तो वो कौन सी होगी, नवजात मृत्यु दर। 2030 तक बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG क्या है। बाल मृत्यु दर को पूरी तरह समाप्त करना कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं है। भाई लक्ष्य तो निर्धारित होगा ही जब कोई योजना आई है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को कम से कम 25 प्रति 1000 जीवित जन्म तक कम करना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, ठीक है। शिशु मृत्यु दर के कारण क्या हैं, कारण देख लेते हैं विद एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी। शिशु मृत्यु दर के कारण है तुरंत जन्म के तुरंत बाद सांस न लेना, असुरक्षित प्रसव, जन्म समय से पूर्व जन्म। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। कुछ और भी हैं, प्रसव के बाद उचित देखभाल ना होना, संक्रमण, अतिसार, खांसी, बुखार, क्योंकि नवजात बच्चा बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है, उसको बाहर की बीमारियाँ बहुत जल्दी मतलब खींच लेती हैं अगर वो कमज़ोर है तो। 6 क्वेश्चन है, 2019 की तुलना में 2020 में U5MR में कितने अंक की गिरावट हुई है। 2019 की तुलना में अगर हम बात करते हैं 2020 में, तो यहाँ पर 3 अंक की गिरावट हुई है, ठीक है। बाल मृत्यु दर 2019 में 35 प्रति 1000 जीवित जन्म से 3 अंक की गिरावट दर्ज की गई। 2020 में 1000 जीवित जन्म पर 32 हो गई है, ओके। बाल कल्याण से संबंधित संस्था कौन सी है, तो बाल कल्याण से संबंधित संस्था है यूनेस्को, यूनिसेफ, खाद्य और कृषि संगठन, ए और बी दोनों। यूनिसेफ है, ठीक है। यूनिसेफ एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो दुनिया भर के बच्चों की मानवीय और विकास सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है, ओके। ऑप्शन क्वेश्चन डी देखते हैं, सबसे अधिक किस कारण से शिशु मृत्यु होती है, तो संक्रमण से होती है। जैसा कि अभी हमने बताया कि नवजात बच्चा जो होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक और सेंसिटिव होता है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, 2019 की तुलना में 2020 में शिशु मृत्यु दर में कितने अंक की गिरावट हुई है, तो यहाँ पर 2 अंक दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है, तो 21 दिन, ठीक है। 19 जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत बच्चे के जन्म के 21 दिन के अंदर उसका संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11,
जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केरल। केरल में आप सभी जानते हैं कि इसमें शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी। 2011 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर 44 प्रति हजार जीवित जन्म थी। राज्यों में सबसे कम शिशु मृत्यु दर गोवा में व मणिपुर में प्रत्येक 11 में रही है, जबकि केरल में ये 12 प्रति हजार दर्ज की गई। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाले राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा हैं। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। मई 2022 में जारी SRS बुलेटिन के अनुसार भारतवर्ष में 2020 में शिशु मृत्यु दर 28 थी। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में दर्ज की गई, जबकि न्यूनतम मिजोरम में दर्ज की गई। ठीक है, प्रश्नगत राज्यों में शिशु मृत्यु दर की स्थिति क्या है वो भी देख लेते हैं। तो तमिलनाडु में 13 है, पंजाब में 18 है, केरल में 6 है और कर्नाटक में 19 है। ठीक है, ये पॉइंट लिख लीजिएगा, नहीं तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, तो उसको भी आप ज्वाइन करिए। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में बाल मृत्यु दर न्यूनतम है? तो हमने बात अभी की थी, केरल है। 2001 की जनगणना के अनुसार केरल की बाल मृत्यु दर 16 प्रति हजार थी, जबकि गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में बाल मृत्यु दर क्रमशः 36, 49 और 53 यानी कि 36, 49, 53 प्रति हजार थी। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 71 प्रति हजार थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में शिशु मृत्यु दर 44 प्रति हजार थी। ओके, देश में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाले राज्य गोवा व मणिपुर प्रत्येक में 11 प्रति हजार थे, जबकि सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य मध्य प्रदेश है, 59 प्रति हजार था। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश व उड़ीसा प्रत्येक में 57 प्रति हजार में शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक थी। तो ये एक एक पॉइंट लिख लीजिएगा। 13 है, भारत के नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर पाई जाती है। तो केरल में 11वीं योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर IMR में कम करने का लक्ष्य था। कितना था? 28 प्रति हजार लाइव बर्थ। अब ये जेंडर रेशियो के आपके क्वेश्चंस आ गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या की जननांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, जनसंख्या का घनत्व, रहन सहन का स्तर, लिंगानुपात, ग्रामीण शहरी जनसंख्या। तो इसके लिए जो रहन सहन का स्तर है वो जननांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है। जनसंख्या की जननांकीय विशेषताओं में जनसंख्या का घनत्व, लिंगानुपात, ग्रामीण शहरी जनसंख्या, साक्षरता, आयु संरचना, जीवन प्रत्याशा आदि मुख्य रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। भारत में प्रथम गणना जो है वो किस वर्ष हुई? तो 1872 में हुई है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ये भी याद रखिएगा, जीके के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किंतु जनगणना का क्रमवार आकलन की अगर बात की जाए या नियमित जनगणना जब पूछी जाए तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, जिसका लिंगानुपात 1084 है यानी कि 1084, जबकि आंध्र प्रदेश में 993, मेघालय में 989 और छत्तीसगढ़ में 991 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है, जिसका लिंगानुपात 879 है। उत्तर प्रदेश का 912 है, पंजाब का 895 है, सिक्किम का 890 है। ओके, हरियाणा वाला बहुत पूछते हैं, केरल वाला भी बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दमन और दीव सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ का कितना है? 618, जबकि दादरा एवं नागर हवेली में 774 और चंडीगढ़ में 818 है। ओके, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष महिला अनुपात कितना है? तो 933 प्रति हजार। और 2011 की अगर बात की जाए तो कितना है? 943 प्रति हजार है। ठीक है, और 2001 में याद रखिएगा वो 933 है। 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला का अनुपात कितना है? 912 प्रति हजार है, जबकि शिशु लिंगानुपात 902 प्रति हजार है। ओके, 8 है। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली है,
दिल्ली में 871 है, जबकि चंडीगढ़ में 880 और दमन और दीव में 904 है। ओके, यहाँ पर शिशु लिंगानुपात की बात हो रही है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान एवं निकोबार है। यहाँ पर देखिए जिसका लिंगानुपात 968 है। भारत में बाल जनसंख्या का लिंगानुपात वर्ष 1961 से 0 से 6 वर्ष की बात हो रही है, तो निरंतर घट रहा है। क्या हो रहा है? निरंतर घट रहा है। ओके, निम्नलिखित सर्वाधिक यौन अनुपात 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार वाले राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों का अवरोही क्रम में कौन सा सही अनुक्रम है वो बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। देखिए जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार लिंगानुपात में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। ओके, 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? तो तमिलनाडु है। 2011 की बात हो रही है जिसमें 996 तमिलनाडु में है। इसकी अवधि में आंध्र प्रदेश 993 है। कर्नाटक और गोवा में प्रत्येक में 973 लिंगानुपात है। ओके, निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से ऊपर है? तो झारखंड का है। झारखंड में कितना है? 949 है, राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जबकि अन्य राज्यों गुजरात में 919 है, महाराष्ट्र में 929 है और मध्य प्रदेश में 931 का मतलब क्रम है। ओके, नेक्स्ट है 991 2001 के दौरान किस राज्य में लिंग अनुपात में वृद्धि हुई है? तो उत्तराखंड में हुई है। ओके, उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 936 से बढ़कर 962 हो गया था। ओके, ये पीडीएफ आपको दे देंगे, तो ये 14 क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है उसको आप अच्छे से पढ़ लेना। 15 है, जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात है, सिक्किम में है। इसका कितना है? 890 है, जबकि पंजाब का 895 है, उत्तर प्रदेश का 912 है, छत्तीसगढ़ का 990। 2001 से 2011 के मध्य उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, तो 1000 पुरुषों पर 10 महिलाओं से। ठीक है, 2001 से 2011 में 1000 पुरुषों पर 10 महिलाओं से हुई है। तो अभी कितने हैं? 912 प्रति 1000 पुरुषों पर हैं। ओके, तो ये टोटल आपके क्वेश्चंस थे, लगभग 20-30 प्लस थे क्वेश्चंस। दोनों ही चैप्टर आपके कवर कर लिए गए हैं इसमें। एंड आपके आज के नॉलेज ऑफ एक्ट के जितने भी घटना चक्र में क्वेश्चंस दिए गए थे वो सारे ही कर दिए हैं, उनकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। अब कल आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम जहाँ तक कोशिश करेंगे फ्राइडे तक कंप्लीट कर देंगे, ताकि आप लोग सैटरडे को थोड़ा रिवीजन करके और संडे को अपना एग्ज़ाम दे दें। ठीक है, और हिंदी के भी टॉपिक जितने भी रह गए हैं कोशिश करेंगे कि वो सारे ही फ्राइडे तक आपका मतलब पूरा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए। एंड सैटरडे को आपकी कोई भी क्लास नहीं कराएंगे, जिससे आप लोग अच्छे से रिवीजन कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।